आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ स्विट्जरलैंड वर्क वीज़ा की। तो अगर आप स्विट्जरलैंड वर्क वीज़ा चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, 2022 में आपने रेजोल्यूशन बनाया था कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, वहाँ पे काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देख के स्विट्जरलैंड का वर्क वीज़ा खुद कैसे लगा सकते हैं वो अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताऊंगा जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और स्विट्जरलैंड क्यों इतना स्पेशल है उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल पे हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को वर्क वीज़ा में कवर किया है कि आप अलग अलग देशों का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। यूरोप के काफ़ी सारे देश हैं, एशिया के अलग अलग देश हैं, जापान, थाईलैंड जैसे देशों को भी हमने कवर किया है। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों आप स्विट्जरलैंड को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरीज हैं यूरोप के अंदर। आपने सुना होगा पर कैपिटा इनकम में XYZ छोटे छोटे देश हैं जैसे लाइechtenstein है, लग्जमबर्ग है। अगर हम थोड़ी मेजर इकोनॉमी की बात करें तो स्विट्जरलैंड बहुत ही हाई पेइंग कंट्री है। पहली अगर स्विट्जरलैंड का कोई मुकाबला कर सकता है तो आज की डेट में आयरलैंड ज़रूर कर रहा है, बट अदरवाइज स्विट्जरलैंड एक बहुत रिच कंट्री है, बहुत ही हाई सैलरीज है। आम तौर पे यूजुअल सैलरीज भी लोगों की 2000 से 2500 यूरो के बीच में होती है, विच इज़ अराउंड 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है, वो भी इमिग्रेंट्स के लिए। कोई यूरोपियन होते हैं उनको तो और भी ज़्यादा हाई पेरोल पे जॉब मिल जाती है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड में कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ टूरिज्म हर साल जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तीसरा इसका रीज़न है कि वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। कम पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। इतना इजीली वहाँ पे लेबर्स अवेलेबल नहीं होते, काम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो भी अवेलेबल होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का और अकॉर्डिंगली उसकी हाई क्वालिटी की सैलरी भी होती है। फोर्थ रीज़न है कि बहुत ही सेफ है। वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूरोप। और बहुत ही कम क्राइम रेट है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो अगर आप स्विट्जरलैंड में विद फैमिली भी जाते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती किसी भी तरीके से। वहाँ पे हर जगह पूरी सिक्योरिटी आपको देखने की मिलती है। पढ़े लिखे लोग हैं तो क्राइम वहाँ पे नेचुरली कम होगा ही होगा। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग स्विट्जरलैंड को बहुत हाई प्रेफरेंस देते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्विट्जरलैंड में हम कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हमें वहाँ पे माइग्रेशन मिल सकता है। और स्टेप नंबर 1 होता है आपके लिए कि आपके पास जॉब होनी चाहिए। अब देखिए, जॉब होने के लिए भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं। आपने काफ़ी बार मेरे से सुना होगा कि हम जब स्पेन की बात कर रहे थे, इटली की बात कर रहे थे, पोर्चुगल की बात कर रहे थे या पोलैंड की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्लू कॉलर कैटेगरीज की बहुत डिमांड रहती है, यानी लेबर वगैरह की जो जॉब्स होती हैं या फिर थोड़ा स्टार्टिंग लेवल की जॉब कह लीजिए। वहाँ का लेबर आप ये ना सोचे जो मिडिल ईस्ट का लेबर है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्टार्टिंग कैटेगरीज की जो जॉब्स होती हैं उनकी बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड में थोड़ा सा अलग है। ब्लू कॉलर कैटेगरीज में यहाँ पे इतनी आसानी से अप्रूवल एम्बेसी से नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी आप एज अ फ्रेशर, कंप्लीट फ्रेशर आप स्विट्जरलैंड में जॉब ले सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत ही कम परसेंटाइल ऑफ सक्सेस रहेगा। उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता हो। जिस भी कोर्स में आपका डिप्लोमा हो उसके अगेंस्ट मिनिमम 3 साल का आपके पास प्रूवन रिकॉर्ड हो एक्सपीरियंस का। यानी अगर कोई कहता है जी मैंने ग्रेजुएशन के बाद जो है शेफ़ का डिप्लोमा किया था XYZ फूड, कॉन्टिनेंटल फूड में, और फिर शेफ़ का एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ़ मैंने एक बहुत ही अच्छे रिप्यूटेड 4 स्टार 5 स्टार या किसी चेन होटल में 3 साल तक काम किया है और उसका ये एक्सपीरियंस लेटर है, उसके ये सारे प्रूफ हैं, तो उस केस में आपकी बात बन सकती है। तब आपके लिए जॉब मिलना काफ़ी आसान हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी तरीके से कोई बैकअप नहीं है, तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जॉब मिलना और भी मुश्किल रहेगा वहाँ का वीज़ा अप्रूवल मिलना। तो स्टेप नंबर 1 जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे आपको जॉब मिलनी चाहिए। जॉब मिलने के लिए मैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ की चीज़ें बताता हूँ। स्विट्जरलैंड बड़ा अलग है, देखिए ध्यान रखें, जैसा कि आप बिल्कुल अलग कंट्रीज की तरह इसको कैलकुलेट ना करें। तो जब माल्टा की बात कर रहे थे मैंने आपको काफ़ी सारे लिंक्स दिए थे और मैंने कहा था कि वहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल है, जस्ट अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। हमने यही चीज़ इटली में भी देखी थी। हाँ भाई, इटली में भी ऐसा हो रहा है और यू कैन गेट सिलेक्टेड। कुछ ऐसे ही हमने स्पेन के टाइम पे भी सीखा था। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। विदाउट एनी लाइसेंस्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको वहाँ पे जॉब मिलना नामुमकिन है। तो यानी कोई ना कोई स्विस
रिक्रूटमेंट एजेंसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर वो स्विस की नहीं है, किसी बाहर वाली कंट्री की भी है, तो भी उसके पास स्विस गवर्नमेंट की एफिलिएशन और मान्यता होनी चाहिए, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। कोई ना कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हो जो एब्सोल्यूट गारंटी लेती है अपनी रिक्रूटमेंट की, जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपको जॉब दिलवाती है। तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट स्विट्जरलैंड में जॉब्स के मिलते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम भी जो हमने देखे हैं वो 6 से 9 महीने के तो होते ही होते हैं। यूजुअली 90% से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के होते हैं, 1 साल से कम बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बट फिर भी आप 1 साल लगा लीजिए या 6 महीने या 9 महीने, कोई भी अपने मन में लगा लीजिए कि भाई आपको पहले कोई एज अ कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कुछ एक स्विस रिक्रूटमेंट एजेंसी आपके लिए करती है। अब कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो मैं आपको रिकमेंड करूँ? देखिए, मैं किसी भी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को आपको रेफर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको कुछ ऑप्शंस दे सकता हूँ। आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। कैसे एक्सप्लोर करना है पहले वो सीखें, सबसे पहले समझें। आप इन ऑप्शंस को, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आए हैं, आप यहाँ पे विजिट करें। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज की डिटेल्स मिलेंगी, उनको कांटेक्ट करें। उनको कांटेक्ट करने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक रिज्यूमे बना हो, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपका एक कवर लेटर बना हो। उसके अलावा इंग्लिश के अलावा आपके पास फ्रेंच या जर्मन की नॉलेज अगर होगी तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी उनका रिप्लाई आएगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश के बेस पे काम वहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास स्विस या जर्मन की बेसिक नॉलेज भी है, जो अगर आपने कोर्स भी किया हुआ है और उसका डिप्लोमा आपके पास है, तो इससे आपको ग्रेट हेल्प मिलेगी और वहाँ पे रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। एजेंसीज के पास पहले आपने अपने रिज्यूमे भेजने हैं, इनको कांटेक्ट करना है। ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करने की परेशानी ना लें, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो टाइमिंग मिसमैच होते हैं और दूसरा कॉलिंग इज़ नॉट अ वेरी आइडियल सोर्स ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट। जो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला सोर्स ऑफ कांटेक्ट ईमेल ही रखना चाहिए। आप किसी ऐसे ईमेल आईडी से उनको मेल भेजें, क्योंकि देखिए यूरोप में हर जगह ईमेल फिल्टर्स लगे होते हैं, वो स्पैम को 1 सेकंड में जंक आउट कर देते हैं। तो आप किसी ऐसे ही ईमेल आईडी से उनको मेल करें जिसमें आपके पास जंक ना आता हो और आपने हर जगह ना बांट रखा हो, हर जगह ना दे रखा हो। कोई ऐसा ईमेल आईडी जो थोड़ा सा आपका कम यूज़ होता हो। हम लोग मल्टीपल ईमेल आईडीज़ यूज़ करते होंगे, जीमेल के अलावा भी आपके पास हो सकता है 1-2 ईमेल आईडीज़ बने हो, या जीमेल का ऐसा कोई ईमेल आईडी हो जो बहुत जगह आपने यूज़ ना कर रखा हो। क्योंकि जो बहुत जगह यूज़ होता है उस वो ईमेल आईडी बहुत बिजी रहता है और उनका सर्वर सेलेक्ट कर लेता है कि भाई ये बहुत बिजी वाला ईमेल आईडी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है ईमेल का, तो हो सकता है कि ये जंक या स्पैम हो, तो आप पहले चेक कर लें। इसके बाद जब आप उनको मेल करते हैं, मेल क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना कवर लेटर जो बनाया है, कवर लेटर रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसके ऊपर भी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी हुई है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर चेक करें, आपको पूरी डिटेल्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। आप वहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, अगर उनको आपके हिसाब से जॉब समझ में आती है तो वो डेफिनेटली दिल रिप्लाई बैक। अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो 1 या 2 फॉलोअप लें, इससे ज़्यादा ना लें। ऐसे ही मल्टीपल काफ़ी सारे जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करें। आप रिक्रूटमेंट एजेंट से कांटेक्ट करेंगे, वो उनके पास जो जो जॉब्स होंगी वो अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई जॉब्स के बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोफाइल खराब है, ध्यान रहे अगर उनका जवाब नहीं आता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि उनके पास आपकी प्रोफाइल से मैच होती हुई फिलहाल जॉब्स नहीं है। काफ़ी सारी कंपनी सिंगल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं, मल्टीपल से नहीं। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि हमारा भाई सिंगल ट्रेड सेगमेंट में काम होता है, तो सिंगल ट्रेड सेगमेंट में जिनका काम होता है वो एक सिंगल रिक्रूटमेंट एजेंसी से ही कॉन्टैक्ट करना पसंद करती हैं कि भाई स्टाफ गया तो इनके थ्रू दोबारा आ जाएगा। काफ़ी सारी जो एमएनसीज होती हैं उनका मल्टीपल ट्रेड सेगमेंट में काम होता है, उस केस में वो मल्टीपल एजेंट्स के साथ टाई अप रखती हैं। तो इसलिए किसी एक एजेंट के भरोसे ना रहें, मल्टीपल एजेंट से टाई अप रखें अपना, उनके कॉन्टैक्ट करें, ईमेल करें। सेकंड स्टेप होता है कि फिर उनका रिप्लाई आता है, वो आपसे कहते हैं कि भाई XYZ ऐसे ऐसे सोर्स है, वहाँ पे जॉब है जो आपसे मैच कर रही है। उससे पहले हमें तसल्ली करनी है कि आपने बेसिक सारी एजुकेशन जो आपने दिखाई है रिज्यूमे में वो है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एक्सपीरियंस लेटर मांग सकते हैं, सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट मांग सकते हैं, तो आपने उनको भेजना। थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाता है जब वो आपको अपनी फीस बताते हैं। ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा, उनकी अगर आपको सर्विसेज पे पूरा ट्रस्ट होता है तो ही आप उनसे एक फ़ीस उनका लें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अगर आपको ऐसा डाइसी रिस्पॉन्स आता है तो बेशक मत करें। ऐसा ना सोचे कि वो यूरोप में बैठे हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऐसा नहीं होता, इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग फंसते भी हैं।
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये सारी इंक्वायरी करके कि वो कैसी जॉब दिलवा रहे हैं, कहाँ जॉब दिलवा रहे हैं, थोड़ा बहुत इसका ज्ञान आपके पास होना ज़रूरी है। वो आपको कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बताता ऐसे, और आप पूछना भी मत, वो गलत लगता है। आप सिर्फ उनसे पूछें कि आप किस तरह की जॉब्स आपको दिलवाने में वो हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो उनकी वेबसाइट में जाएँ, थोड़ी सी इंक्वायरी करें, तसल्ली हो गया तो ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। देखिए, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी सस्ती नहीं होती, तो इसलिए क्रॉस चेक करके ही सारी चीज़ तभी फाइनलाइज करें। जब ये सब फाइनलाइज हो जाता है, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उन्होंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका सबसे पहले जिस कंपनी ने आपको हायर किया है उस कंपनी को आपका रेजिडेंस परमिट बनवाना होता है। ये जो क्राइटेरिया होता है ये एम्प्लॉयर को ही फुलफिल करना होता है। जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करना चाहती हैं उनको सबसे पहले आपका रेजिडेंस परमिट लेना होता है, ये उनका हेडक होता है, आपका नहीं। उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आपसे ज़रूर मांगते हैं कि आप अपना मेडिकल दिखाइए, अपना पुलिस क्लियरेंस दिखाइए, अपना CV भेजिए, अपनी एजुकेशन डिग्रीज भेजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल कराइए, XYZ जो सारा काम शुरू होता है उसके बिहाफ पे वो आपका रेजिडेंस परमिट बनवाते हैं। रेजिडेंस परमिट बनवाने के लिए उस कंपनी को कुछ प्रूफ भी करना होता है। उनको क्या प्रूव करना होता है? उनको प्रूव करना होता है कैंटोनल अथॉरिटीज़। ये वो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका काम होता है इमिग्रेशन को चेक में रखना। यानी अगर कोई नॉन यूरोपियन उनके देश में एंटर होता है तो उसको वो सारा विजिलेंस में रखते हैं कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, XYZ किसको जॉब दी जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन वो उस जो भी एम्प्लॉयर होगा उससे मांगेगी कि आपने किसी यूरोपियन सिटीजन को क्यों नहीं हायर किया। उस केस में आपके एम्प्लॉयर को दिखाना होगा कि हमने इतने वैकेंसी पोर्टल्स हैं जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ वैकेंसीज हैं वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट किया, हमने इतने इंटरव्यू लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कोई भी इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें किसी नॉन यूरोपियन को हायर करना पड़ रहा है। ये चीज़ उनको कैंटोनल अथॉरिटीज़ को देनी पड़ती है, और कैंटोनल अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती अगर उनके सारे के सारे सेगमेंट्स को फॉलो किया हुआ हो, उनकी रेगुलेशंस को फॉलो किया हुआ हो। नेक्स्ट काम आ जाता है FOM का, यानी फेडरल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन। FOM क्या करता है? FOM जो भी इमिग्रेंट है जो उनके देश में आ रहा है उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को चेक करता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक जो भी है। देखिए, उनका काम होता है कुछ कुछ मिलता जुलता जो पोर्चुगल में सेफ का काम होता है, राइट? जो सेफ का ऑफिस होता है वो भी यही काम करता है। सिमिलरली FM का ऑफिस भी स्विट्जरलैंड में यही काम करता है। वो सारा का सारा आपका रिकॉर्ड चेक करेगा, यानी आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आप इंग्लिश के दम पे आ रहे हो, इसके अलावा कोई लैंग्वेज है कि नहीं। अगर खाली इंग्लिश के दम पे आ रहे हो तो वो प्रोफाइल फिर सिर्फ इंग्लिश बेस्ड प्रोफाइल होनी चाहिए जो भी एम्प्लॉयर ने जिसके लिए आपको इनरोल किया है। दूसरा, वो आपकी एज वगैरह को कंसिडर करेंगे, आपकी एज क्या है इस वक्त, फैमिली टाइज, होम टाइज को कंसिडर करेंगे। थर्ड, वो देखेंगे आप कितने फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपकी एजुकेशन क्या है। यहाँ पे एजुकेशन बड़ी मैटर करती है। यहाँ पर अगर कोई सोचता है कि मेरा सिर्फ 10th पास था, क्या मेरा काम बन सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाएगा। ये स्विट्जरलैंड है। ये आपके एजुकेशन को चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने प्रॉपर एजुकेशन ली है नहीं ली है, और उसी एजुकेशन के बिहाफ पे फिर ये आपका फर्दर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, ये आपको चेक करेंगे कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, आपका जो पुलिस क्लियरेंस आया वो कैसा है, और किस तरीके से आप स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, उनके कल्चर को या उनके सिस्टम को आप रिस्पेक्ट करते हो नहीं करते हो, XYZ। ये सारी चीज़ें FOM की होती हैं। अगर कोई इमिग्रेंट वहाँ पर जाता है जिसका सारा रिकॉर्ड क्लीन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जब FOM का अप्रूवल आता है या फिर आपका रेजिडेंस परमिट आता है, तब उसके बाद मैं पर्सनल सजेशन दूंगा कि उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। हालांकि आपके पास राइट होता है कि जब तक वो प्रोसेस में जा रहा है तब तक आप अपना स्विस का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे बड़े डिपेंडेंट हैं। कैसे? अगर आपका पहले स्विस वीज़ा आ गया और आपने स्विस वीज़ा की कॉपी उनको भेज दी तो FOM आपको तुरंत अप्रूवल दे देता है अगर उसका नहीं आया होगा। सिमिलरली, अगर FOM का अप्रूवल आ गया है और आप स्विट्जरलैंड वीज़ा उसके बाद अप्लाई करते हैं तो स्विस वीज़ा इमीडिएटली मिल जाता है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे बड़े रिलेटेड है। तो कोई ना कोई अप्रूवल पहले आपके पास हो, यही मैं सजेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे जब आपको एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसका बड़ा सिंपल सा ही प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। आप इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो VFS के थ्रू भी ले सकते हैं, और काफ़ी सारे केसेस में डायरेक्ट एम्बेसी में भी मिल जाती है। एम्बेसी के थ्रू भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, येस, लेकिन उसके लिए सारा डिसीजन एम्बेसी डायरेक्ट लेती है। ये आपकी जो कंपनी है जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट हुई है वो आपको गाइड कर देगी कि आपको कौन से सोर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगता है, उसकी रिसिप्ट्स लगती हैं जो आपने FOM में सबमिशन दिया हुआ है, आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया आपकी कंपनी ने, उसके रिकॉर्ड लगते हैं।
इसके अलावा जो कैंटोनल अथॉरिटीज़ जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसका उनको प्रूफ जमा कराना होता है, साथ में आपको अपना रिज्यूमे, आपका पीसीसी, आपका मेडिकल जमा होता है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपने शो करे हैं वो, आपके प्रोफेशनल रिकॉर्ड जो आपने शो करे हैं वो, ये चीज़ें साथ में सारी अटैच होती हैं और फिर इसके बाद सबमिशन में चली जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीने के भीतर इसके अंदर ही आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। रेजिडेंस परमिट वहाँ पर आपको 1 साल की अनुमति देता है कि आप 1 साल तक वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर जाएँ तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। डिपेंड होता है ये काफ़ी सारे, आपका वहाँ पे रिकॉर्ड कैसा रहा 1 साल तक, आप स्विट्ज़रलैंड में कैसे रहे कैसे नहीं रहे। तो ये था पूरा प्रोसेस स्विट्ज़रलैंड का। था ना ईजी, सुनने में ईजी है, थोड़ा मुश्किल भी रहेगा। किस तरीके से आपको सारे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं ये सारा आपने समझ ही लिया होगा। कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाने वो भी आप समझ गए होंगे। जॉब्स कैसे मिलेंगी कैसे नहीं मिलेंगी वो भी आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आयरलैंड की डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं जहाँ पे इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, स्विट्ज़रलैंड से भी थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो कैसे जा सकते हैं उसके ऊपर हम बहुत ही जल्द आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। इस चैनल को चेकआउट करके आप अपनी मनपसंद कंट्री में कैसे माइग्रेट हो सकते हैं, कैसे रेजिडेंस ले सकते हैं, कैसे जॉब ले सकते हैं, वो सारी डिटेल्स पाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।